जय हिंद बच्चों, योग्य प्लानेट में आपका स्वागत है। और आज से हमारा हिंदी व्याकरण की क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो आइए देर न करते हुए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक होगा व्याकरण। हिंदी व्याकरण का फर्स्ट लेसन है आपका व्याकरण। जब व्याकरण लिखे हैं तो बात ये बनती है कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो डिफिनेशन से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी वर्ण को, किसी भी शब्द को और किसी भी वाक्य को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना ही आपका व्याकरण कहलाता है। किसी भी वर्ण को, शब्द को, वाक्य को शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका वर्ण, दूसरा है आपका शब्द और तीसरा है आपका वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। व्याकरण को 3 भाग बांटा गया है। कौन कौन? सबका वर्ण है, शब्द है और क्या है? वाक्य है। और जब बात आती है कि वर्ण, शब्द, वाक्य, तो डेफिनेशन चाहिए कि वर्ण किसे कहेंगे, शब्द किसे कहेंगे और वाक्य किसे कहेंगे। तो पहला है आपका वर्ण। क्या है आपका? वर्ण। कि वर्ण किसे कहते हैं? ध्यान सुनिए, छोटी सी छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। अर्थात वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको हम तोड़ करके और छोटा नहीं कर सकते, आपका वर्ण कहलाती है। एक बार सुनिए, छोटी सी छोटी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब ये ध्वनियाँ क्या होती हैं? जैसे में क, जैसे में क, आपका क्या है? ख, और क्या है आपका? ग। ये सब क्या है? ध्वनियाँ हैं। ये सब क्या है? ध्वनियाँ हैं जिसको आप तोड़ करके और छोटा नहीं कर सकते। अगर आप चाहेंगे क को तोड़ने के लिए तो इसको आप आधा क और अ कर सकते हैं। ख को तोड़ना चाहेंगे तो आधा ख और प्लस अ कर सकते हैं। ग को तोड़ना चाहेंगे तो आधा ग और प्लस अ कर सकते हैं। इससे अब छोटा नहीं होगा। लेकिन अपने आप में है क्या? एक ये क्या है? ध्वनि है। क्या है? एक ध्वनि है। एक क्या है? ये साउंड है। ठीक है। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको हम तोड़ करके और छोटा नहीं कर सकते, आपका वर्ण कहलाता है। एक डिफिनेशन और इसका आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। आगे देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब है आपका शब्द। कि शब्द किसे कहते हैं? तो ये आपका क्या है? वर्ण है। ये आपका क्या है? वर्ण है। ये आपका क्या है? वर्ण है। अरे क आपका वर्ण है, म भी आपका वर्ण है, ल भी एक आपका क्या है? वर्ण है। क्योंकि अब इससे छोटा नहीं ना होगा जी। और छोटी से छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अगर हम इन्हीं वर्णों को सार्थक रूप में जोड़ते हैं तो बनेगा आपका क्या? कमल। क्या बनेगा? कमल। तो कमल जो आपका होगा ये आपका एक शब्द होगा। क्या होगा? कमल जो आपका होगा ये आपका एक शब्द होगा। यहाँ पे केवल का क्या है? ये आपका वर्ण है। केवल म आपका क्या है? एक वर्ण है। केवल ल आपका क्या है? तो एक वर्ण है। और क्या डिफिनेशन है शब्द का? कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये नहीं कि म प्लस क प्लस ल, तो शब्द तो बनेगा। क्या बनेगा शब्द? मकल। मकल आपका शब्द एक बनेगा, लेकिन ये आपका एक सार्थक शब्द नहीं है। सार्थक मतलब इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। अर्थात वर्णों के सार्थक में लोग क्या कहेंगे? शब्द। कमल आपका क्या है? सार्थक शब्द है, लेकिन आपका मकल एक सार्थक शब्द नहीं है। वर्णों के सार्थक में लोग क्या कहते हैं? आपका शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक में लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आशा है कि समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका वाक्य। कि वाक्य किसे कहते हैं? ये आपका हम लिख रहे हैं कमल प्लस लाल प्लस है। कमल, लाल, है। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो यही तो बनेगा आपका कमल, कमल लाल है। इसमें आपका कमल क्या है? कमल आपका शब्द है। लाल आपका क्या है? लाल आपका शब्द है। उसी तरह से है भी आपका क्या है? है आपका शब्द है। तो हम कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल को, शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अर्थात कमल लाल है आपका क्या हो जाएगा? कमल लाल है आपका क्या हो जाएगा? एक वाक्य हो जाएगा। कमल लाल है आपका क्या हो जाएगा? एक वाक्य हो जाएगा। शब्दों के सार्थक मेल क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और कमल लाल है आपका क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। आगे देखते हैं।
आगे आपका है, अब विस्तार से पढ़ते हैं कि क्या है वर्ण, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला आपका क्या है वर्ण। वर्ण का दो हम परिभाषा बताया है। पहला बताया था कि छोटी से छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, और दूसरा आपका यह है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को भी क्या कहते हैं हम, वर्ण कहलाती है या कहते हैं। दो डिफरेंस इसका है कि छोटी से छोटी ध्वनि को हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहेंगे। एक बार और, छोटी से छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहेंगे या भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहेंगे। जैसे में क आपका क्या है, वर्ण है, उसी तरह से अ भी आपका क्या है, वर्ण है। वर्ण जो होते हैं अर्थात वर्ण जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात वर्णों को ऐसे कह सकते हैं कि तीन भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं स्वर वर्ण। ये क्या होते हैं स्वर वर्ण, क्या होता है डेफिनेशन इनका स्वर वर्णों का। वे वर्ण जिन्हें लिखने के लिए व्यंजन वर्ण की सहायता न लेनी पड़े स्वर वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण जिन्हें लिखने के लिए व्यंजन वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कैसे, अगर ये क है आपका और एक है आपका अ, ये क है और एक आपका क्या है, अ है। क को अगर आप तोड़ना चाहें तो इसको आधा क और प्लस अ तोड़ सकते हैं। उसी तरह से इसी हिसाब से अ को तोड़ना चाहें तो आधा अ और प्लस अ के रूप में तोड़ सकते हैं। यहाँ से एक चीज़ हम देख रहे हैं कि क को लिखने के लिए अ की आवश्यकता लेनी पड़ रही है, लेकिन अ को लिखने के लिए क की आवश्यकता नहीं लेनी पड़े, क्योंकि हम बचपन से जानते आए हैं कि क ख को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं और स्वर वर्ण को आ को स्वर वर्ण कहते हैं। तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि क आपका व्यंजन वर्ण है और अ आपका क्या है, स्वर वर्ण है। तो क व्यंजन वर्ण को लिखने के लिए अ स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है, लेकिन अ स्वर वर्ण को लिखने के लिए क व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वर वर्ण जो होते हैं क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वर वर्ण जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, और हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 मानी गई है। कितनी होती है, 11 होती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। आगे देखें, आगे क्या है आपका, स्वर वर्ण जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा है आपका प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्या है, प्लुत स्वर। तो आइए बारी बारी से जानते हैं कि कौन क्या है। पहला है आपका ह्रस्व स्वर। डेफिनेशन बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ह्रस्व स्वर वे स्वर वर्ण जिनका मुख से उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे। वे स्वर वर्ण जिनका मुख से उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन, तो एक है आपका अ, एक है आपका ई, एक है आपका उ, और एक होता है आपका री। अ ई उ री, ये वे वर्ण हैं जिनको बोलने में मात्र एक मात्रा का समय लगता है और सबसे कम समय लगता है। अभी बोल के देखिए ना, अ ई उ री, नहीं बोल रहे जल्दी से। तो हाँ, वे वर्ण जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन, अ ई उ और री। आगे चलते हैं। दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर। डेफिनेशन है दीर्घ स्वर का कि वे स्वर वर्ण जिनको मुख से बोलने में 2 मात्रा का समय लगे। कितना लगे, 2 मात्रा का समय लगे, या ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगे, उन्हें हम दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं, और इसकी संख्या होती है आपका 7। कितनी होती है, 7। कौन कौन, एक होता है आपका आ, एक है आपका बड़ी, एक है आपका बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, और क्या है आपका औ। अर्थात दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ और औ। आगे चलते हैं। प्लुत स्वर, इसका डेफिनेशन है, देखिए ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगा, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगा, तो प्लुत स्वर में आपका 3 मात्रा का समय लगेगा। डेफिनेशन, वे स्वर वर्ण जिनका मुख से उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे में आपका ओम, क्या है आपका ओम। अगर हिंदी में लिखने के लिए कहे तो ओम आपका ऐसे लिखा जाता है, और इसका सिंबल, चिन्ह, प्रतीक आपका ऐसे होता है, आप बनाते भी हैं इसको। ये आपका क्या है, प्रतीक है ओम का। तो ओम का उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है, और जो आपका ओम होता है एक प्लुत स्वर होता है। नोट में एक बात बताना चाहेंगे कि प्लुत स्वरों का प्रयोग अक्सर नाटकों में जोकर लोग क्या करते हैं। प्लुत स्वरों का प्रयोग जोकर लोग करते हैं।
कौन लोग करते हैं? जोकर लोग नाटक में करते हैं, नाटकों में करते हैं। जैसे में आपको हम बताते हैं, जैसे में आप देखे होंगे कि रंगमंच पे, कोई मंच पे जोकर लोग जो होते हैं कहते हैं ई ऊ औ, तो वो सब क्या है? प्लूट स्वर है। औ, ई, ऊ, ये सब क्या है? प्लूट स्वर है। क्या है आपका? औ, ई, ऊ। ए डबल डबल एस का मतलब ये हुआ कि ये वर्णों की बार बार क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। ये वर्ण बार बार आ रहे हैं, अर्थात ये क्या है? प्लूट स्वर है, जिनका प्रयोग अक्सर जोकर लोग नाटकों में किया करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा आगे क्या है। अगला है हमारा व्यंजन वर्ण। किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण। डेफिनेशन है व्यंजन वर्ण का कि वे वर्ण जिन्हें लिखने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे मैं थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे हम बताया था ना, ये आपका है क और ये है आपका अ। क को तोड़े थे तो आधा क प्लस अ, और अ को तोड़े थे तो आधा अ प्लस अ। हम ये देखे थे कि अ आ स्वर होता है और क आपका व्यंजन होता है। तो व्यंजन वर्ण को लिखने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है, लेकिन स्वर वर्ण को लिखने के लिए किसी भी व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ी है। तो जब नहीं लेनी पड़ रही थी तो आपका ये क्या था? आपका स्वर था। ये आपका क्या था? स्वर था। और जब लेनी पड़ेगी किसको? व्यंजन वर्ण वे होते हैं जिनको लिखने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो देखिए व्यंजन वर्ण आपका क है, इसको लिखने के लिए अ अर्थात अ क्या है? आपका स्वर है। तो वहीं से डिफिनेशन बना है कि वे वर्ण जिन्हें लिखने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या मुख्य रूप से 33 होती है। कितना होता है? 33 होता है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या मुख्य रूप से 33 होता है। अगर कुल पूछे, टोटल पूछे, तो टोटल व्यंजन वर्णों की संख्या 49 होती है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा व्यंजन वर्ण के प्रकार कि किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है आपका उष्म व्यंजन, और चौथा है आपका संयुक्त व्यंजन। तो आइए बारी बारी से देखते हैं कि कौन है स्पर्श, कौन है अंतस्थ, कौन है उष्म और कौन है संयुक्त। पहला क्या आपका है? स्पर्श व्यंजन। डेफिनेशन बता रहे हैं कि वे व्यंजन वर्ण जिनका मुख से उच्चारण करने में हमारी जो जिह्वा है, जिह्वा मतलब जीभ, हमारी जो जिह्वा है, वे व्यंजन वर्ण जिनका मुख से उच्चारण करने में हमारी जिह्वा किसी न किसी भाग को छुए, टच करे, स्पर्श करे, उसे हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं या कहलाते हैं। एक बार और बता रहे हैं कि वे वर्ण जिनका मुख से उच्चारण करने में हमारी जीभ किसी न किसी भाग को छुए, टच करे, स्पर्श करे, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं या कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 होती है। कितना होता है? 25 होता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होता है। कहाँ से कहाँ तक? तो क से लेकर म तक। कहाँ तक? क से लेकर म तक। अब क से लेकर म तक के व्यंजन वर्णों को गिनेंगे तो उनकी संख्या 25 होती है। क्या होते हैं देख लेते हैं थोड़ा उनको हम। पहला आपका होता है क, दूसरा आपका होता है ख, तीसरा आपका होता है ग, चौथा घ, और पांचवा आपका होता है अंग। च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ और अड़, त, थ, द, ध, न, ये प, फ, ब, भ, म। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, क से लेकर के म तक। आज जब इनको काउंट करेंगे इनकी संख्या 25 है। ठीक है। अच्छा, इन 25 वर्णों को हम 5-5 के वर्ग में, ग्रुप में बांटे हैं और इनका नाम भी रखे हैं। इनका नाम भी रखा जाता है। क्या रखा जाता है?
तो ये पहला वर्ग है। इस वर्ग की शुरुआत, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा है, ये चौथा और ये आपका पांचवा है। पहले वर्ग का नामकरण आपका पहले वर्ग के पहले वर्ण से ही होता है, अर्थात इस वर्ग का नाम हो जाएगा आपका क वर्ग। क्या होगा? क वर्ग। दूसरे वर्ग का नाम होगा च वर्ग, च वर्ग। तीसरे वर्ग का नाम होगा ट वर्ग। चौथा होगा आपका त वर्ग और छठा पांचवा आपका होगा प वर्ग। क्या होगा? प वर्ग। अर्थात जो भी वर्ग हैं उनके पहले वर्ण से ही उनका नामकरण किया जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनका कुछ महत्वपूर्ण उच्चारण स्थान होता है। हमारे शरीर के कुछ अंगों से इन वर्णों का कुछ महत्वपूर्ण उच्चारण स्थान होता है, जिनको हम उच्चारित स्थान भी कहते हैं। जैसे में आपको दिखा रहे हैं, ये है आपका शरीर, अर्थात धड़ का ऊपरा हिस्सा है। ये आपका क्या है? सिर है। सबसे निचला हिस्से को हम कहते हैं कंठ। उसके ऊपर आता है तालु। उसके ऊपर आता है मूर्धा अर्थात मुंह। उसके ऊपर आता है दंत। उसके ऊपर आता है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब ओठ। हम नीचे से चलेंगे ऊपर की तरफ, कंठ, तालु, मूर्धा, उसके बाद दंत, उसके बाद आपका आता है ओष्ठ। ये जो 25 जो आपके वर्ण होते हैं, ये हमारे इन्हीं अंगों से कहीं ना कहीं किसी न किसी भाग से उच्चारित होते हैं, निकलते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सा वर्ग किस भाग से निकलता है। तो आपका पहला है क वर्ग। हम ऊपर से नीचे चलेंगे, क, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और इस भाग में हम नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, अर्थात क से होगा आपका कंठ। तो क वर्ग जो हमारा होगा वो कंठ से उच्चारित होते हैं। और जो आपका च वर्ग जो होगा, आपका च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होगा। जो आपका ट वर्ग होगा, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होगा। जो आपका त वर्ग है उसका उच्चारण स्थान दंत से होगा। और प वर्ग जो है, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। हम ऊपर से वर्णों में नीचे चलते हैं और अंग में अपने नीचे से ऊपर चलते हैं। पहले कंठ, तो कंठ से क वर्ग, फिर तालु, तो तालु से च वर्ग, फिर मूर्धा, तो मूर्धा से ट वर्ग, फिर दंत, तो दंत से त वर्ग, फिर आपका क्या आता है ओठ, तो ओठ से आपका प वर्ग। ठीक है, ये क्या है? हमारे स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान है। ठीक है, ये हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछने का 100% क्या है? चांसेस है। आगे देखते हैं। आगे है आपका दूसरा होता है आपका अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श में आपका क्या था कि हमारी जिह्वा किसी न किसी भाग को छू रही थी, स्पर्श कर रही थी। अंतस्थ में आपका सेम विपरीत होता है, उल्टा होता है उसका। अंतस्थ व्यंजन में आपकी जिह्वा किसी भी भाग को टच नहीं करती है, किसी भाग को नहीं छूती है। डेफिनेशन से क्या है कि वे व्यंजन वर्ण जिनका मुख से उच्चारण करने में हमारी जिह्वा किसी भी भाग को न छुए, किसी भाग को न छुए, किसी भाग को न स्पर्श करे, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। और इसकी संख्या होती है 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। पहला है आपका य, दूसरा है आपका व, तीसरा है आपका र और आपका ल। य व र ल, य व र ल। ठीक, य र ल व, य र ल व। ये पे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। दूसरा है आपका तीसरा है आपका
तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन? तो वे व्यंजन वर्ण जिनका मुख से उच्चारण करने में ऊष्मा निकले, हवा निकले, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या भी 4 होती है। आपका तालबी स, मूर्धनी स, दंती स और आपका एक होता है ह। तीनों स और एक ह, तालबी स, मूर्धनी स, दंती स और ह। इन्हें हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण करने में हमारे मुख से, हमारे उच्चारित स्थान से ऊष्मा निकलती है, हवा निकलती है, इसलिए हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आपका चौथा होता है संयुक्त व्यंजन। चौथा है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का डेफिनेशन होता है कि वे व्यंजन वर्ण जिनका निर्माण 2 व्यंजन वर्णों की सहायता से हुआ हो, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त मतलब भी क्या होता है? जोड़। संयुक्त मतलब क्या होता है? जोड़। नाम में इसका डेफिनेशन छिपा हुआ है कि वे व्यंजन वर्ण जिनका निर्माण 2 व्यंजन वर्णों की सहायता से मिलकर हुआ हो, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। क, छ, त्र, ज्ञ और एक है आपका स्र। आइए देख लेते हैं इनका निर्माण किन किन 2 व्यंजनों से हुआ है। स्र का निर्माण जो होता है, कछ का जो निर्माण होता है आधा क प्लस मूर्धनी स से हुआ है। त्र का जो निर्माण हुआ है आधा त प्लस र से हुआ है। ज्ञ का जो निर्माण होता है आधा ज प्लस य से हुआ है। और जबकि स का निर्माण होता है आधा स और प्लस र से मिलकर के हुआ है। संयुक्त व्यंजन के कौन कौन होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन? तो कछ, त्र, ज्ञ और स्र। कछ का निर्माण आधा क प्लस स, त्र का निर्माण आधा त प्लस र, ज्ञ का निर्माण आधा ज प्लस य, वहीं पे स्र का निर्माण आधा स प्लस र से मिलकर के हुआ है। इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। डेफिनेशन से क्या बताए थे कि वे व्यंजन वर्ण जिनका निर्माण 2 व्यंजन वर्णों की सहायता से मिलकर हुआ है। देखिए ये भी आपका एक व्यंजन वर्ण है, ये भी एक व्यंजन वर्ण है, दोनों मिलकर क्या बने हैं? कच्छा बने हैं। तो वे व्यंजन वर्ण जिनका निर्माण 2 व्यंजन वर्णों की सहायता से मिलकर हुआ हो, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके कुछ भाग हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।